हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एचडीएस ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो देखिए, जेक बोर्ड क्लास 9th का अगला वीकली टेस्ट 26 अक्टूबर को होने वाला है और 26 अक्टूबर को क्लास 9th का सोशल साइंस का वीकली टेस्ट है। आप सभी लोग अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए। आप लोगों का फाइनल बोर्ड एग्जाम भी बहुत ही नज़दीक आ चुका है। फरवरी मार्च में आप लोगों का फाइनल बोर्ड एग्जाम होगा। तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चन है, यह वीकली टेस्ट के लिए इम्पोर्टेंट तो है ही, साथ में आप सभी का बोर्ड एग्जाम के लिए भी सभी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छी तरीके से सभी क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिएगा। आप लोगों का इस बार 4 चैप्टर से क्वेश्चन आने वाला है। पहला है संसाधन के रूप में लोग, दूसरा है जलवायु, तीसरा है वन्य समाज और उपनिवेश, और चौथा जो चैप्टर है वो है चुनावी राजनीति। तो इन सभी चारों चैप्टर को अच्छी तरीके से आप लोग कवर कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन बता रहा हूँ सभी को आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है। देखिए, बहुविकल्पीय प्रश्न, हम लोग चारों चैप्टर का 10-10 क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन, चैप्टर का नाम है संसाधन के रूप में लोग। पहला क्वेश्चन है, 2001 में ग्रामीण क्षेत्र में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? पहला ऑप्शन है मौसमी बेरोजगारी, दूसरा परिक्षण बेरोजगारी, तीसरा उपरोक्त दोनों, चौथा ऐच्छिक बेरोजगारी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, उपरोक्त दोनों, यानी कि मौसमी बेरोजगारी भी, परिक्षण बेरोजगारी भी। फिर देखिए नेक्स्ट, अगला सेकेंड नंबर, विलास और सकल किस गांव में रहते थे? पहला ऑप्शन है रायगंज, दूसरा सेमापुर, तीसरा शाहपुर, चौथा पालमपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, सेमापुर। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट, अगला तीसरा नंबर, नगरीय क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी अधिकांशतः पाई जाती है? पहला ऑप्शन है मौसमी, दूसरा ऐच्छिक, तीसरा परिक्षण, चौथा शिक्षित। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, शिक्षित बेरोजगार, यानी कि शहर में लोग पढ़े लिखे रहते हैं फिर भी उनके पास काम करने के लिए काम नहीं होता, उनके पास नौकरी नहीं होती है। फिर देखिए नेक्स्ट, अगला 4 नंबर, श्रमिकों का गांव से बाहर शहर की ओर काम की तलाश में जाना क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है आवास, दूसरा प्रवास, तीसरा खोज, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, प्रवास कहलाता है। एक जगह से दूसरी जगह काम की तलाश में जाना को प्रवास कहते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट, अगला 5 नंबर, मानव पूंजी किसका घोतक है? पहला ऑप्शन है बेकार एवं अनुत्पादक ज्ञान का भंडार, दूसरा निपुणता एवं उत्पादक ज्ञान का भंडार, तीसरा है सहज एवं उपलब्ध साधन का भंडार, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, निपुणता एवं उत्पादक ज्ञान का भंडार। फिर देखिए नेक्स्ट 6 नंबर, किसके निवेश से देश की उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है? पहला ऑप्शन है भूमि, दूसरा भौतिक पूंजी, तीसरा मानव पूंजी, चौथा उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, उपरोक्त सभी। फिर देखिए नेक्स्ट, अगला 7 नंबर, इनमें से कौन मानव पूंजी के निर्माण में प्रशिक्षण की भूमिका को इंगित करता है? पहला ऑप्शन है सकल, दूसरा गीता, तीसरा विलास, चौथा महेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, ऑप्शन नंबर पहला सकल। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 8 नंबर की ओर, ग्रामीण क्षेत्रों में कितने प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? पहला ऑप्शन है 3, दूसरा 2, तीसरा 4, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, 2 प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। पहला है परिक्षण, दूसरा है मौसमी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग अगला 9 नंबर की ओर। 9 नंबर का क्वेश्चन देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक श्रमिकों को समाहित किए हुए है? पहला ऑप्शन है द्वितीयक क्षेत्रक, दूसरा ऑप्शन है तृतीयक क्षेत्रक, तीसरा कृषि, चौथा बैंकिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, कृषक क्षेत्रक। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 10 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से कारक जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं? पहला ऑप्शन है लोगों का स्वास्थ्य, दूसरा कौशल निर्माण, तीसरा साक्षरता दर, चौथा उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, उपरोक्त सभी। लोगों का स्वास्थ्य भी, कौशल निर्माण भी, साक्षरता दर भी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला जलवायु चैप्टर। देखिए, जलवायु चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, सम जलवायु कहाँ पाई जाती है? सागर तट के पास या महाद्वीपीय देशों के आंतरिक हिस्सों में? और तीसरा ऑप्शन देखिए यहाँ पर सागर के तट से दूर, और चौथा ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, ऑप्शन नंबर पहला, सागर तट के पास। फिर देखिए नेक्स्ट अगला
सेकेंड नंबर, रबी फसलों के लिए अत्यधिक लाभदायक वर्षा को खालिस्तान कहा जाता है? पहला ऑप्शन है महावट, दूसरा ऑप्शन है मानसून प्रस्फोट, तीसरा आम्र वर्षा, चौथा अक्टूबर की गर्मी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा महावट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला, तीसरा नंबर देखिए, पश्चिम बंगाल में तूफानों को खालिस्तान कहा जाता है? पहला ऑप्शन है काल वैशाखी, दूसरा ऑप्शन है कोरियोलिस बल, तीसरा ऑप्शन है पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ, चौथा ऑप्शन है जेट धाराएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला काल वैशाखी। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 4 नंबर, आसमान प्रायः साफ रहता है, तापमान तथा आर्द्रता कम रहते हैं और मंद हवाएं चलती है, तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर घटता जाता है। पहला ऑप्शन है ग्रीष्म ऋतु यानी कि गर्मी के समय, दूसरा शीत ऋतु यानी कि सर्दी के समय, तीसरा लौटता मानसून, चौथा बढ़ता मानसून। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा शीत ऋतु के समय। तो इसका आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 5 नंबर की ओर, किन क्षेत्रों में भूमध्य सागर से उत्पन्न होने वाले अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय तूफानों को पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है? पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा अफगानिस्तान एवं नेपाल, चौथा उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा उपरोक्त सभी। अब देखिए 6 नंबर, उत्तर भारत में शीत ऋतु का प्रारंभ कब होता है? उत्तर भारत में शीत ऋतु का प्रारंभ मार्च में होता है, नवंबर के मध्य से, अक्टूबर या जून के प्रारंभ से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा नवंबर के मध्य से, नवंबर के मध्य से। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 7 नंबर, भारत में जलवायु तथा मौसम को नियंत्रित करने वाले कारक हैं? पहला ऑप्शन है वायु दाब एवं पवन तंत्र, दूसरा कोरियोलिस बल तथा ऊपरी वायु परिसंचरण, तीसरा पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ, चौथा उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा उपरोक्त सभी। फिर देखिए नेक्स्ट 8 नंबर, ITCZ का पूरा नाम क्या है? पहला ऑप्शन है भारतीय उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, दूसरा अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, तीसरा अंतः उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र, चौथा अंतः समशीतोष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, ऑप्शन नंबर दूसरा अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। तो इसका आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 9 नंबर, भारत में मानसून का आगमन कब होता है? पहला ऑप्शन है जून के प्रारंभ में, दूसरा सितंबर, तीसरा अगस्त, चौथा अक्टूबर के प्रारंभ में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला जून के प्रारंभ में। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला, देखिए अगला चैप्टर है हमारा वन्य समाज एवं उपनिवेशवाद। तो चलिए यहाँ से हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला देखिए, चॉकलेट में इस्तेमाल होने वाला तेल किस पौधे के बीज से निकलता है? पहला ऑप्शन है साल, दूसरा शीशम, तीसरा महुआ, चौथा नीम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला साल, साल वृक्ष से निकलता है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 2 नंबर, वनों के लुप्त होने को सामान्यतः क्या कहते हैं? वनोन्मूलन या वन विनाश या वन ह्रास या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा वन विनाश, वन विनाश। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 3 नंबर, सन 1600 ईस्वी में हिंदुस्तान के कुल भूभाग के लगभग कितने हिस्से पर खेती होती थी? पहला 1/2, दूसरा 1/4, तीसरा 1/6, चौथा 1/8 है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा 1/6 भाग में होती थी। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 4 नंबर, आज भारत के लगभग कितने भागों में कृषि होती है? 1/2, 1/4, 1/6, 1/8 है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला 1/2 भाग में। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 5 नंबर, देखिए 19वीं शताब्दी के शुरुआत तक इंग्लैंड में किसके जंगल लुप्त होने लगे थे? पहला साल, दूसरा शीशम, तीसरा बलूत, चौथा नीम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा बलूत का, जिसको ओक कहते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 6 नंबर, भारत में रेल लाइनों का प्रचार किस दशक में प्रारंभ हुआ? पहला 1840, दूसरा 1850, तीसरा 1870, चौथा 1880। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा 1850 के दशक में रेल लाइनों का प्रचार हुआ। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 7 नंबर की ओर, मद्रास
प्रेसिडेंसी में 1850 ईस्वी के दशक में प्रतिवर्ष लगभग कितने पेड़ स्लीपरों के लिए काटे गए? पहला 30,000, दूसरा 40,000, तीसरा 50,000, चौथा 35,000। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, लगभग 35,000 पेड़ काटे गए हैं। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 8 नंबर, 1 मील लंबी रेल की पटरी बनाने के लिए कितने स्लीपरों की आवश्यकता पड़ती है? तो देखिए इस तरीके से रेल का पटरी रहता है और आप लोग ध्यान दीजिएगा, रेल का पटरी में बीच में इस तरीके से लोहा लगा हुआ रहता है या कहीं कहीं पर ढलाई का भी दिया हुआ रहता है और पहले यही लकड़ी का हुआ करता था, तो इसी को हम लोग स्लीपर कहते हैं। पहले लकड़ी का दिया जाता था। तो यहाँ पर 1 किलोमीटर में लगभग कितना स्लीपर का जरूरत पड़ता है? देखिए पहला ऑप्शन है 1000 से 1500 के बीच, या 1500 से 1700 के बीच, या 1760 से 2000 के बीच, या 2000 से 2500 के बीच। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, 1760 से लेकर 2000 के बीच में आवश्यकता पड़ता है 1 किलोमीटर में स्लीपरों की संख्या। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 9 नंबर, औपनिवेशिक दौर में किसका इस्तेमाल भारी भरकम लकड़ी को उठाने के लिए किया जाता था? पहला मनुष्यों का, दूसरा घोड़ों का, तीसरा ऊँटों का, चौथा हाथियों का। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। भारी भरकम कौन उठा पाएगा? हाथी उठा पाएगा, सिंपल है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 10 नंबर, नॉर्दर्न स्टेट रेलवे कहाँ से कहाँ तक थी? पहला लाहौर से सुक्कूर तक, दूसरा लाहौर से मुल्तान तक, तीसरा मुल्तान से सुक्कूर तक, और चौथा लाहौर से अमृतसर तक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, लाहौर से सुक्कूर तक। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा चुनावी राजनीति चैप्टर का कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए पहला, भारत में वोट देने की न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? भारत में कब उम्र फिक्स हो जाता है कि आप वोट दे सकते हैं? कब तय किया जाता है? 18 वर्ष में, 21 वर्ष में, 22 वर्ष में, 24 वर्ष में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, 18 वर्ष में। 18 वर्ष के बाद आप वोट दे सकते हैं। जैसे अभी फिलहाल झारखंड में 13 और 20 तारीख को इलेक्शन है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला सेकेंड नंबर, भारत में लोकसभा में उम्मीदवार बनने की न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? पहला 18 वर्ष, दूसरा 22 वर्ष, तीसरा 25 वर्ष, चौथा 35 वर्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, 25 वर्ष। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला तीसरा नंबर, चुनाव में मतदान की योग्यता रखने वालों की एक सूची प्रकाशित की जाती है जिसे किस नाम से जानते हैं? पहला उम्मीदवार सूची, दूसरा मतदाता सूची, तीसरा जनगणना सूची, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, मतदाता सूची, मतदाता सूची। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 4 नंबर की ओर, भारत में लोकसभा के लिए कितनी निर्वाचित सीटें हैं? पहला 445, दूसरा 543, तीसरा 545, चौथा 550। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, 543। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए 5 नंबर के क्वेश्चन, चुनाव में उम्मीदवार या राजनीतिक पार्टियों इनमें से क्या कर सकते हैं? पहला मतदाता को घूस देना, प्रलोभन देना या धमकी देना, दूसरा निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अपना प्रचार प्रसार करना, दूसरा चुनावी अभियान में सरकारी संस्थाओं का इस्तेमाल करना, चौथा चुनावी प्रचार के लिए किसी धार्मिक स्थल का उपयोग करना। तो इसमें से ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही है, बाकी सब आप नहीं कर सकते। किसी को धमकी नहीं दे सकते हैं खुद को वोट देने के लिए, ठीक है, और कोई भी सरकारी संस्थाओं का इस्तेमाल नहीं कर सकते, धार्मिक स्थल का भी उपयोग नहीं कर सकते हैं। बस जो भी चुनाव आयोग है उसके अनुसार, जो भी निर्देश दिया गया है उसके अनुसार आप प्रचार प्रसार कर सकते हो। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 6 नंबर, देखिए लोकदल नामक पार्टी का गठन किसने किया? पहला विपिन चंद्रपाल ने, दूसरा लाल बहादुर शास्त्री, तीसरा महात्मा गांधी, चौथा चौधरी देवीलाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, चौधरी देवीलाल। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 7 नंबर, 1987 ईस्वी के विधानसभा के चुनाव में हरियाणा में किसकी सरकार बनी थी? पहला भारतीय जनसंघ, दूसरा लोकदल, तीसरा कांग्रेस, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, लोकदल। फिर देखिए नेक्स्ट अगला, अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं सब्जेक्टिव। सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना है। देखिए पहला नंबर, मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की क्या भूमिका है? तो इसका उत्तर देखिए, शिक्षा व्यक्ति को इस योग्य बनाती है कि वह अपना सर्वांगीण विकास कर सके। शिक्षा व्यक्ति को इस योग्य बनाती है कि किसी कौशल में निपुण बन सके और
अच्छा आय प्राप्त कर सके। शिक्षा एक व्यक्ति को अच्छे गुण अपनाने के योग्य बनाती है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला सेकेंड नंबर, आर्थिक एवं गैर आर्थिक क्रिया में क्या अंतर है। तो इसका उत्तर देखिए, आर्थिक क्रियाएं वे क्रियाएं हैं जिनसे लोगों को कुछ आय की प्राप्ति होती है, जैसे सब्जी बेचना आदि। गैर आर्थिक क्रियाओं में लोगों को कोई आय की प्राप्ति नहीं होती, जैसे समाज सेवा, धार्मिक कर्तव्य, ठीक है, या हमारे माता पिता हमारी सेवा करते हैं, वो भी गैर आर्थिक क्रिया है, उनको तो पैसा मिलता नहीं है हमारा सेवा करने के लिए, हमारा पालन पोषण करने के लिए। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला, देखिए तीसरा नंबर, वन्य समाज का सामाजिक जीवन कैसा था। तो इसका उत्तर देखिए, आदिवासी सीधे साधे सरल प्रकृति के थे। आमतौर पर वे स्वयं को शेष समाज से अलग रखते थे। उनका मुख्य शौक और मनोरंजन का साधन हिरन, तितर और अन्य छोटे पशु पक्षियों का शिकार करना था। इनकी सामाजिक जीवन इतना सादा था कि वे स्वच्छंदता पूर्वक जीवन बिताते थे। नाच और गाना इनका महत्वपूर्ण शौक था। आदिवासी समाज की महिलाएं जीविकोपार्जन में पुरुषों का हाथ बटाती थी। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 4 नंबर, औपनिवेशिक काल में खेती में तेजी से फैलाव क्यों आया। तो इसका उत्तर देखिए, औपनिवेशिक काल में खेती में तेजी से फैलाव आया क्योंकि पहला ऑप्शन देखिए, पहला पॉइंट देखिए, पहला अंग्रेजों द्वारा व्यावसायिक फसलों के उत्पादन को जमकर प्रोत्साहित करना। दूसरा है 19वीं सदी में यूरोप में बढ़ती शहरी आबादी का पेट भरने के लिए खाद्यान्न और औद्योगिक उत्पादन के लिए कच्चे माल की शुरुआत थी। फिर देखिए नेक्स्ट तीसरा, 19वीं सदी के आरंभ में जंगलों को औपनिवेशिक सरकार ने अनुत्पादक समझा था। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 5 नंबर, देखिए जलवायु और मौसम का अर्थ बताएं। जलवायु का अर्थ देखिए, एक विशाल क्षेत्र में लंबी समयावधि यानी कि 30 वर्ष से अधिक में मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं का कुल योग ही जलवायु है। फिर देखिए मौसम एक विशेष समय में एक क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्था को बताता है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 6 नंबर, पश्चिमी विक्षोभ से आप क्या समझते हैं। पश्चिमी विक्षोभ से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर देखिए, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान एवं नेपाल के भूमध्य सागर से उत्पन्न होने वाले अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय तूफानों को पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है, जो सर्दियों के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भागों में अचानक वर्षा एवं हिमपात का कारण बनते हैं। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 7 नंबर, देखिए भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु क्यों कहा जाता है। तो इसका उत्तर देखिए, भारत में अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी से चलने वाली हवाओं की दिशा में ऋतुवत परिवर्तन हो जाता है। इसी संदर्भ में भारतीय जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 8 नंबर, देखिए आचार संहिता के मुख्य प्रावधान क्या है। तो देखिए अभी झारखंड में आज है 25 अक्टूबर 2024, अभी झारखंड में आचार संहिता लागू है, ठीक है, क्योंकि मुख्यमंत्री चुनाव होने वाला है अगले कुछ दिनों में। देखिए इसका उत्तर, आचार संहिता के मुख्य प्रावधान निम्नलिखित हैं। पहला, चुनाव के प्रचार के लिए किसी धार्मिक स्थल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। दूसरा, सरकारी वाहनों, विमानों और सरकारी अधिकारियों का चुनाव प्रचार में उपयोग नहीं किया जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट तीसरा, चुनाव की घोषणा के बाद सरकार द्वारा कोई भी नीतिगत फैसला नहीं लिया जाएगा एवं कोई योजना या शिलान्यास नहीं किया जाएगा। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 9 नंबर, देखिए चुनाव के दौरान कोई भी उम्मीदवार या पार्टी क्या काम नहीं कर सकता है। तो इसका उत्तर देखिए, चुनाव के दौरान कोई भी उम्मीदवार या पार्टी निम्नलिखित कार्य नहीं कर सकती है। पहला, मतदाता को प्रलोभन, घूस या धमकी देना। दूसरा, जाति या धर्म के नाम पर वोट मांगना। तीसरा, चुनावी अभियान में सरकारी साधनों का इस्तेमाल। तीसरा देखिए नेक्स्ट चौथा यानी कि डी नंबर, लोकसभा चुनाव में एक क्षेत्र में 25 लाख या विधानसभा क्षेत्र में 10 लाख से ज़्यादा खर्च। फिर देखिए नेक्स्ट ई नंबर, चुनाव प्रचार के लिए किसी धर्मस्थल का प्रयोग। तो ये सब कोई भी पार्टी ये सब नहीं कर सकता है।
तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ हो सकेगा। आप लोगों का फाइनल बोर्ड एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों के लिए मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड करने वाला हूँ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।